हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड, इवन आपके 6th सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम टिप्स मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सब आपके जो है प्रपोज्ड हैं, होने ही वाले हैं। तो आपका 6th सेमेस्टर का ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें 3 जो है मेन पोर्शन है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और स्टैट्स। तो इन तीनों के ही कुछ एग्ज़ाम टिप्स जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप इनको ध्यान रखें और अच्छा स्कोर जो है कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आप जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करेंगे। आप डिफरेंट कलर का पेन लेंगे या मार्कर लेंगे और उनको जो है हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वो हाईलाइटेड पॉइंट जो है एग्जामिनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस आंसर शीट पर वो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंटेबल होता है और एग्ज़ाम देते टाइम जो है हाथ खुलता है। आप लोग मानेंगे इस बात को कि जो अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ होता है उसकी तरफ जो है हर कोई अट्रैक्ट होता है, तो वो जो है आपके आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाता है। आप हाइलाइटर का और डिफरेंट पेन का यूज़ करें। ओके। देन दूसरी बात जो मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का पेपर भी उससे अलग नहीं है, डायग्राम्स और मैप्स जहाँ भी रिक्वायर्ड हो, मैप तो इसमें कहीं यूज़ नहीं होगा, लेकिन डायग्राम्स जो है बहुत सारे यूज़ होंगे। तो आप जो है एग्ज़ाम में प्रॉपर डायग्राम टेबल जहाँ भी बनेगी उसको जो है आप बनाएंगे, क्योंकि वो भी आपके आंसर को बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है। इसके साथ ही रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के पेपर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप इसमें इंग्लिश टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपको जो है इंग्लिश टर्म्स ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है। जो है टिपिकल हिंदी के जो वर्ड्स है इसकी बजाय आप इंग्लिश टर्म्स जो है वो फ्री होके यूज़ कीजिए। इसमें जो है कोई ऑड नहीं लगेगा। आप जीआईएस लिखने, ज्योग्राफी जो है भौगोलिक सूचना तंत्र लिखने की बजाय जीआईएस लिखिए, उससे आपका समय भी बचेगा और जो है वो समझने में भी आसान होगा। तो इस तरह जो है आप इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे इस चैनल पर जो है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और स्टैट्स तीनों जो है आपके 6 सेमेस्टर के हिसाब से कवर किए जा चुके हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर जो है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई टॉपिक जो है 6 सेमेस्टर का छोड़ा है, तो आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसको कवर कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो है टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जो है ये देना चाहती हूँ कि आप एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का जो पेपर है, जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करें। आपके सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग भी है, एप्लीकेशन ऑफ इमेजरीज भी है और एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस भी है, लेकिन एक्चुअल में ये तीनों टॉपिक जो है एक ही हैं। आपको सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ये तीनों टॉपिक एक ही हैं। अगर आप जो है इसको तैयार कर लेते हैं तो मैं जो है आपको श्योर करती हूँ कि एक नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में कवर करने के लिए मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो जो है एप्लीकेशन पार्ट को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, उसको बहुत अच्छे से जो है आप लोगों ने कवर करना है। और इसके अलावा जो है स्टैट से और रिमोट सेंसिंग के सिलेबस से ही रिलेटेड और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए जो है मुझे आपको दूसरी तरह से जो है इसे समझाना पड़ता है। तो मैं उस तरह से जो है आप लोगों को बताती हूँ कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के पेपर में आप और किन किन बातों का ध्यान जो है रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको जो है दूसरे तरीके से इनको बताती हूँ। बात कर लेते हैं। स्टैट्स में आप लोगों को फॉर्मूले लिखने होते हैं, ये पता है आपको। जैसे मान लीजिए ये मोड का फॉर्मूला जो है यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये मोड का फॉर्मूला जो है लिखा हुआ है। तो आप स्टैट्स में कोई भी फॉर्मूला जब लिखेंगे तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, उसके एक एक वर्ड को। जैसे यहाँ z का मतलब मोड है, L1 का मतलब लोअर लिमिट है, F1 का मतलब जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह एक एक वर्ड को
एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूले में। कोई भी स्टैट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को इसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके बाद उसकी लिमिट्स उसमें रखेंगे कि L1 कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से L1 कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है, F2 कितना है, I कितना है। क्योंकि बच्चे ये स्टेप मिस कर जाते हैं, वो जनरली डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिख के उस पर जो है वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले जो है फॉर्मूला लिखना है, उसके एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद वो स्टेप करना है जो आप लोग करते हो। ठीक है। और स्टैट्स में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप आंसर लिखोगे तो यूनिट में लिखना है। जैसे अगर आपको वर्षा निकालने के लिए दी हुई है तो वो सेंटीमीटर में निकालनी है, मजदूरी निकालने को दी है तो वो रुपए में होगी, कोई किसी विषय में अंक दिए हैं तो उसके आगे आपने अंक लिखना है, या लैंड होल्डिंग का साइज दिया है तो हेक्टेयर लिखना है। लास्ट में जो आप आंसर लिखते हो वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट उसमें ज़रूर पुट करनी है। कई बार बिना यूनिट के भी क्वेश्चन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उसके साथ उसको बिना यूनिट के रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पूछा गया है तो वो यूनिट ज़रूर लिखनी है। ओके, अब आप लोगों को जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, ये जो है आपको एलिमेंट्स याद होंगे, टोन, शेप, साइज, है ना, ये वाले सारे जो एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन थे, है ना। तो वो एरियल फोटोग्राफ्स का आए या सैटेलाइट इमेजरी का आए, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपकी एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन आए, सैटेलाइट इमेजरी की इंटरप्रिटेशन आए, क्योंकि आपकी जो बुक है उस बुक में इसको डिटेल से दिया हुआ है, एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन को डिटेल से दिया हुआ है और सैटेलाइट इमेजरी की इंटरप्रिटेशन को थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरीज आ जाता है तो आपको जो है एरियल फोटोग्राफ वाले सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर देने हैं। ठीक है, एक आपका जो है 3 क्वेश्चन है इसमें, वो 3 क्वेश्चन जो है वास्तव में एक ही हैं। नीचे वाले पोर्शन को देखिए कि हाँ, आपको जो है इमेजरी, एप्लीकेशन ऑफ इमेजरीज है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग है, एप्लीकेशन ऑफ GIS है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इमेजरी, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ GIS। तो ये तीनों वास्तव में एक हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंस के साथ जो है आप इसको पूरे को एक मान सकते हो। और आपको जहाँ भी मान लीजिए इमेजरीज कहा जाता है तो भी वही पॉइंट आएंगे, कृषि में, वानिकी में, मृदा मानचित्रण में, ये सारे पॉइंट आपको मैं जो है पूरे 2 वीडियो के लेक्चर में ये करवा चुकी हूँ, अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। वो 9-10 पॉइंट थे, तो वो सारे के सारे वास्तव में इमेजरीज के अनुप्रयोग में भी आएंगे, सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग में भी आएंगे और GIS के अनुप्रयोग में भी आएंगे। कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो GIS में आएंगे और इन पहले वाले 2 में नहीं आएंगे, वो आप अपने विवेक से काम लेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एक एक क्वेश्चन तैयार करके आपके वास्तव में 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगर आपने इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया तो आपके ये वाले 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। और अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ GIS पढ़ लिया तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वो इमेजरीज का अनुप्रयोग भी है और सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग भी है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है आपको। अभी जो है थोड़ा सा देखते हैं, ये जो है एप्लीकेशन ऑफ GIS आप लोगों ने किया था, एक एक पॉइंट को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री इन GIS, सॉइल मैपिंग इन GIS। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन सॉइल मैपिंग, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारा किया था हमने, इसी तरह जो है ये सारे पॉइंट जो है किए थे।
तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे पॉइंट वास्तव में जो है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग भी है और ये एप्लीकेशन ऑफ इमेजरीज भी है। और 100% कन्फर्म है कि एप्लीकेशन का एक नहीं 2 क्वेश्चन आने कन्फर्म है, क्योंकि 2 पूरे जो है क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ इमेजरीज है, इमेजरीज के अनुप्रयोग है अलग से चैप्टर आपका, और इसी प्रकार एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस है। तो ये सारे पॉइंट आप तैयार करके आराम से जो है एक नहीं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, जीआईएस में आपने जो है क्राइम एनालिसिस पढ़ा था, लेकिन ये रिमोट सेंसिंग में या इमेजरीज में कहीं नहीं आएगा। ये थोड़े बहुत अंतर जो है आपको मिलेंगे, लेकिन 90% जो सिलेबस है या 90% जो डिस्क्रिप्शन है वो इन दोनों का सेम मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन पार्ट जो है अटेम्प्ट करोगे तो ये जो लाइंस हैं ये ज़रूर लिखनी है, और इनको लिखने के साथ साथ इनको हाईलाइट भी करना है। ये ध्यान रखना है आपने कि ये लाइंस लिखकर इनको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन पार्ट जो है एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन पार्ट एक्सप्लेन करोगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत जो है आप एक्सप्लेन करोगे। ये सारे पॉइंट्स जो है आपके एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग में आने हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ अगर ये केवल एप्लीकेशन का पूरा एक पार्ट आता है तो आप ये सारे के सारे जो है लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन मान लीजिए कि इनके अलावा भी ये पॉइंट आ जाते हैं जो आपकी बुक में नहीं है या मैंने नहीं करवाए हैं, तो जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि जो है मान लीजिए कि आपका जो है एप्लीकेशन पार्ट में आ जाता है भूमि उपयोग या भूमि आवरण। अब आपको ये यहाँ जो मैंने 8-9 पॉइंट करवाए थे उसमें तो ये नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जो है आप लॉजिकल होके सोचिए कि भूमि उपयोग का मतलब, भूमि आवरण का मतलब कि भूमि पर किस किस प्रकार की गतिविधियां हैं। तो भूमि पर आपको पता है कृषि है, वन क्षेत्र है, इसके अलावा जो है यहाँ पर विभिन्न जल है, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग प्लानिंग में आपने पढ़ा था अर्बन प्लानिंग, है ना, अर्बन प्लानिंग है, परिवहन क्षेत्र है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ सकती हैं। ओके, अब दूसरा आप देखिए कि मान लीजिए ये संसाधन प्रबंधन का आ जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। अब जो मैंने आपको पॉइंट करवाया इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन जो है आपको पता है कि वन क्षेत्र जो है रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, मृदा रिसोर्स है, ओके, इसी तरह जल जो है रिसोर्स है, हमारी जो भूमि है वो रिसोर्स है, इसी प्रकार सागरीय और तटीय क्षेत्र जो है रिसोर्सेज है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए कि आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आ जाता है कि पर्यावरण को मेंटेन करने में जीआईएस या रिमोट सेंसिंग किस प्रकार उपयोगी है। तो उसको आप कैसे करोगे कि जो है ये पर्यावरण इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो है आप करोगे कि कृषि का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वन क्षेत्र का पर्यावरण पर, क्योंकि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इस प्रकार जो डिफॉरेस्टेशन है, वनों का कटाव है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी वन विज्ञान के उसमें। इसी प्रकार जो है मृदा मानचित्रण जो है इसमें आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण में। इसी प्रकार इंजीनियरिंग और प्लानिंग के भी कई पॉइंट हैं, जैसे जो है किसी नदी पर पुल बनाना, ये आपको याद होंगे, नदी पर पुल बनाने के समय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा मैं करवा चुकी हूँ। तो इस तरह अलग अलग जगह से इसके पॉइंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आर्द्र भूमि मानचित्रण आ जाता है, वेटलैंड मैपिंग का शॉर्ट नोट आ जाता है या कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपको जहाँ जहाँ जो है जल का थोड़ा बहुत पॉइंट आपने पढ़ा है वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे कृषि में जो है आपने इरिगेशन पार्ट पढ़ा था वो इसमें आ जाएगा। वन में भी जो है जो नम मृदा है उसका आ जाएगा,
ठीक है। परिवहन में भी जो नदी के ऊपर पुल बनाना, इस तरह की चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। इसी प्रकार जल विज्ञान में बहुत ज़्यादा जो है आर्द्र भूमि मानचित्रण का आएगा। आपदा प्रबंधन में बाढ़ के समय आर्द्र भूमि मानचित्रण किया जाता है, वो आ जाएगा। इसी प्रकार सागरीय और तटीय मॉनिटरिंग जो करेंगे उसमें भी जो है आर्द्र भूमि का मानचित्रण आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी भूमि आर्द्र होती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको नगरीय नियोजन का जो है पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो नगरीय नियोजन में क्या था, इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में काफ़ी कुछ नगरीय नियोजन का था, ठीक है। इसके अलावा जो है भू विज्ञान के कुछ पॉइंट आ जाएंगे कि हमें जो है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से पता चलता है कि कहाँ पर जो है भूमि सेफ है या फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट आपको करवाए गए हैं इनमें से कोई भी पॉइंट जो है पूरे एक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, तो आप इनको आपस में इंटरचेंज करके जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वन विज्ञान का पूरा आ जाता है, तो वन विज्ञान में जो है आपको क्या करना है कि जैसे वन विज्ञान में आपदा प्रबंधन में फॉरेस्ट फायर का करवाया गया था, वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है जब सागरीय और तटीय मॉनिटरिंग पढ़ा था तो उसमें हमने तटीय क्षेत्र के वनों के बारे में पढ़ा था, मैनग्रोव और उसके बारे में, तो वो इसमें आ जाएगा। इस तरह ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि आपको मृदा मानचित्रण का आ जाता है पूरा, ठीक है। मान लीजिए कि मृदा मानचित्रण का आपको पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने तो इसको वास्तव में तो 2-3 पॉइंट लिख के एक ही पेज का है ये, तो इसको कैसे डिटेल्ड करेंगे। मृदा मानचित्रण में आप कृषि के काफ़ी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार जो है मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग का पूरा आ जाता है, तो इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में आप जो है परिवहन के काफ़ी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, और इसके साथ ही जो है आपदा प्रबंधन के भी कई चीज़ें आ सकती हैं, और सागरीय और तटीय मॉनिटरिंग की। ये क्या आप सारे जो पॉइंट्स हैं इनके वो लिख लेंगे, तो आपको जो है ध्यान रहेगा कि इनको जो है कहाँ कहाँ पर आपस में इंटर रिलेट किया जा सकता है। तो इस तरह जो है आपको किसी छोटे पॉइंट का भी पूरा डिटेल्ड आंसर लिखने के लिए आ जाता है, तो आप इनको विभिन्न सेगमेंट से उठाकर इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, और हाईलाइट तो जगह जगह पर करना ही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट जो है डायरेक्शंस थी आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से, मुझे लगता है कि ये आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट करेंगे। एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के पेपर को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए एग्ज़ाम में, और बहुत अच्छा जो है इसमें स्कोर करें। ऑल द बेस्ट।